प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यह वीडियो त्रैमासिक परीक्षा को देखते हुए रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। टुडेज टारगेट, इस वीडियो में हम सबसे पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 के आईएमपी ऑब्जेक्टिव और इसी अध्याय के आईएमपी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम आवेश है। ऑप्शन है 1 कूलाम, स्थित कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो बच्चों, हमने आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ा था कि प्रकृति में जो आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ये जो वो निश्चित न्यूनतम आवेश है, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो बच्चों, ये जो न्यूनतम आवेश है, इस न्यूनतम आवेश को क्या बोलते हैं? तो बच्चों, इस न्यूनतम आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इस न्यूनतम आवेश को बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ये हो गया इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 1.6 10⁻19 कूलाम, दूसरा ऑप्शन 6.25 10⁻18 कूलाम, तीसरा ऑप्शन 5.46 10⁻29 कूलाम या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो बच्चों, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपसे यहाँ पर n पूछा गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और आवेश आपको दिया 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ये हम कैसे बता सकते हैं भैया? हमारे पास सूत्र होता है आवेश के क्वांटीकरण का, Q बराबर Ne। तो N बराबर Q बटा E। बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, डायरेक्टली आंसर बता दूंगा तो आप रट्टा तो मार लोगे, पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उलझ जाओगे। तो आवेश देखो क्या दिया बेटा आपको, आवेश 1 कूलाम। ई जो कि न्यूनतम आवेश होता है, उस न्यूनतम आवेश का मान हमें याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ये टीचर बच्चों को बताता भी है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से रट लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब प्रश्न पढ़ा और ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आप इसको टिक कर दोगे, और जो कि गलत है। अब इस 1 को हम भाग लगाते हैं 1.6 से। एक काम करो, दशमलव हटा लो, 16 कर लो, इसको 10 की घात ऊपर ले लो, +19 हो जाएगा। 1 शून्य इधर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा भाई 10 की घात 18। 16 से भाग लगाओ, 16 छन्नू, ठीक है, बचे 4, दशमलव लगाने के बाद 16 दूनी 32, फिर बचे कितने 8, 16 पंजे 80, तो 10 की घात 18। तो 6.25 × 10 की घात 18 ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। इससे रिलेटेड और भी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए। आवेश का मान बदल दीजिए, वहां पर 1 माइक्रो कूलाम ले लीजिए, 1 नैनो कूलाम ले लीजिए, इस प्रकार से लेकर आपको और भी प्रश्नों का हल करके देख लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रश्न को मान लो मैंने दे दिया है कि भाई 1 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत अब इसमें नहीं रही। केवल ये ध्यान रखना है कि माइक्रो में कितना होता है, तो बेटा 10 की घात -6 कूलाम होता है। तो कुछ नहीं करना है भैया, इसी प्रश्न में यहाँ 10 की घात -6 रख देंगे, इसको हल करेंगे तो 10 की घात -6 कम आएगा फाइनल आंसर में, यानी कि 6.25 × 10 की घात 12 आ जाएगा। तो 1 माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी बच्चों 6.25 × 10 की घात 12। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बिंदु Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E व्युत्क्रमानुपाती R3, E समानुपाती R, E व्युत्क्रमानुपाती R² E व्युत्क्रमानुपाती R। तो एक बिंदु आवेश है हमारे पास, और उस बिंदु आवेश के कारण बच्चों हमें R दूरी पर एक बिंदु P हम ले लेते हैं, और वहां पर वो पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक पढ़ रखा है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R वर्ग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक होता है, यहाँ पर Q आवेश भी फिक्स होता है, तो यानी कि E व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग, यानी कि ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही हो गया। बहुत सरल है, पुराने कॉन्सेप्ट भी पक्के होने चाहिए, पर मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा, क्योंकि मान लो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक और सीधे मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको भी परीक्षा में फायदा होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चा विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए गाउस का एक नियम है। गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चा उसने कहा वायु में स्थित एकांक धन आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। तो हमारे पास आवेश कितना दिया, एकांक 1 कूलाम, तो भैया हो गया फाई बराबर 1/ε0। ये मान आप यहाँ रख, ये हो गया तीसरा वाला सही। अब कई बार क्या होता है बेटा कि ये नहीं दिया, मान लो कोई संख्या यहां दी हो, प्रश्न यही हो और ऑप्शन में संख्या दी हो, तो हमें एप्सिलॉन नॉट का मान पता है कि 8.85 गुणित 10⁻12 होता है। इससे जब आप इसको भाग देके हल करेंगे तो 1.13 गुणित 10⁻11। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि भाई वायु में स्थित एकांक धन आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो 1.13 गुणित 10⁻11 भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, पर हमारा अभी जो ऑप्शन है वो है 1/ε0। मैं आपको एक ही प्रश्न के तौर पर वैकल्पिक क्या पूछा जा सकता है वो भी बताते जा रहा हूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक खोखले चालक गोले के अंदर विभव होगा। भाई हमारे पास एक ये खोखला चालक है पूरा, और इस गोले के अंदर विभव चाहिए, अंदर कोई आवेश नहीं, आवेश हमेशा मान लो यहां पृष्ठ पर है, समझना इस बात। अब आप इस गोले के अंदर कहीं पर भी हम लोग चले तो यहां से आवेश से इस गोले के अंदर मान लो इधर देख रहे हैं, यहां पर कहीं पर भी देखेंगे तो ये दूरी सब जगह पर क्या होगी, फिक्स होगी। फिक्स होगी यानी कि इसका जो विभव होने वाला है ना, भीतर खोखले गोले के भीतर जो विभव का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R, अर्थात सब जगह यही रहेगा। अर्थात हम कहेंगे कि सब जगह यही रहेगा, इसका मतलब हर जगह विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो खोखले गोले के अंदर विभव का मान क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। अगला, समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, चलो मैंने बना देता हूं, मैं आपको से याद दिलाता हूं, थोड़ा पढ़ा होगा किसी ने तो। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, 2 प्लेटें होती थी याद हो, है ना, ए और बी प्लेटें ले लो। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी हम लेते थे, ठीक है, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, याद आ गया होगा। और इसके लिए जब मैंने धारिता का व्यंजक पढ़ाया था तो आया था C बराबर A/ε0/D। हालांकि मैंने पढ़ाया था, ये वर्ड निकल गया, मैंने अभी तक इसका वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसीलिए तो मैं त्रैमासिक के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। तो बच्चा इसमें क्या होता है, ये व्यंजक आया। अब इसमें देखो C व्युत्क्रमानुपाती D। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो देखो ये दूरी बढ़ने से ये C वाली दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर C वाली दूरी घटती है। तो हमें ये पता है कि यहाँ क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा रहे हैं, तो दूरी बढ़ाने से धारिता घटेगी, तो इसका मतलब अपरिवर्तित नहीं हो सकती, बढ़ेगी नहीं, तो क्या होगा, उत्तर हमारा सही, घटेगी घटेगी। और भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जो क्षेत्रफल है ये कैसे निर्भर करता है। भाई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल अगर किसी का बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है, माध्यम में रखने पर भी धारिता बढ़ जाती है। एक प्रश्न और रिवर्स करके यहां से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि धारिता घट रही है तो विभव बढ़ेगा,
ध्यान रखना, धारिता घट रही है इसलिए विभव बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा, C बराबर Q बटा V। चलो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है और विभव बढ़ता है। तो विभव वाला प्रश्न आ जाए तो भी आप उत्तर दे सकते हैं। अगला, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान होगा। तो जब आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक संधारित्र ऐसे लिया, फिर उसके साथ उसको ऐसे लिया, मान लो यहां से आपने Q आवेश दिया, इस पर आपका धन Q आवेश, इस पर ऋण Q, इधर धन, इस पर माइनस ऋण Q, इस प्रकार से हमने पढ़ा हुआ। तो बच्चा इस पर जो आवेश का वितरण होता है वो एक जैसा होता है, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो एक जैसा होता है। तो क्या समान होगा, आवेश। क्या चीज अलग अलग हो सकती है, तो वो अलग अलग जो होती है वो होता है इनके बीच का विभवांतर। पर शर्त यह है कि दोनों संधारित्रों की धारिता अलग अलग होगी, तभी विभवांतर अलग अलग होगा। अगर धारिता समान है तो विभव भी उनमें बराबर बराबर बट जाएगा। तो दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या समान होता है भैया, तो आवेश समान होता है। अगर प्रश्न आपसे रिवर्स आ जाए कि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समान होगा, तो अगर दो संधारित्रों को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव समान होता है। यह भी ध्यान होना चाहिए भाई, मैं आपको उससे रिलेट करते हुए प्रश्न भी बता रहा हूं, यहाँ जो प्रश्न लिए इससे रिलेटेड प्रश्न भी बता रहा हूं ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। चलो, तो ये समझ में आया, दो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस पर आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव समान होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर अलग अलग होगा। पर क्या दोनों प्लेटों पे विभवांतर समान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। उसके लिए शर्त है कि दोनों संधारित्रों की धारिता समान होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है। सबसे पहले पता लगाएं मूल आवेश किसको कहा था। तो देखो भैया, हमने फिर क्वांटीकरण पर आ जाओ। आवेश का जो क्वांटीकरण था Q बराबर प्लस माइनस Na। मैंने क्या कहा था भाई, प्रकृति में जो आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। भैया ये जो न्यूनतम आवेश है, इस न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश ही मूल आवेश है। और इसका जो मान है वो होता है भैया E बराबर प्लस माइनस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो जो मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज है उसका मूल मान कितना, प्लस माइनस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। अगला प्रश्न, कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव होता है। भाई आपने इस प्रकार से एक गुहा बना लेते हैं। अब इस गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं कि इस गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो बच्चा मैं आंसर पहले बता देता हूं आपको कि गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको मैं हाई टेंशन विद्युत है और उसका एक पिंजरा है और उस पिंजरे में एक व्यक्ति को बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, इस पिंजरे के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट है, विद्युत है, विद्युत क्षेत्र है, बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र है। इस पिंजरे पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आप एक आदमी को बंद कर दो तो उस आदमी को करंट का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि गुहा के अंदर, कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं और बिजली गिरने वाली हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो यदि हम यात्रा कर रहे हैं और बिजली गिरने वाली हो तो हमें हमारे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहिए। खिड़की दरवाजे बंद करने से हम उसके अंदर क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और जो बिजली गिरती है वो पृथ्वी में चली जाएगी। तो यहाँ प्रश्न का उद्देश्य, वापस प्रश्न पे आ जाता हूँ, क्या लिखना है, कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। ध्यान रखना, कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा समविभव पृष्ठ के बीच का कोण होना चाहिए। तो देखो, आपको समविभव पृष्ठ के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है बच्चों कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होता है, या मैं ऐसा कहूं कि उस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तो मान लो कि एक धनावेशित
चालक हमने लिया। अगर इसकी विद्युत बल रेखा हम देखते हैं तो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा बाहर की ओर जाएगी ऐसे, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। ठीक, अब ये देखो ये पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के साथ कितना कोण बनाता है, तो सीधा सीधा उत्तर हो गया बच्चों 90 डिग्री का। या मैं कहूं कि विद्युत बल रेखाएं तथा समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कितना बढ़िया, ठीक है, समझ आया कि विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये याद रख लेना। मैंने यहाँ समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी बता दी आपको। समविभव पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। परीक्षा में आ जाए तो लिख के आ जाना, पूरे 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर में ही आ सकता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, प्रश्न आया तो आप क्या लिखोगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। चलो अगला प्रश्न, कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रश्न थोड़ा सा त्रुटि हो गई कहीं ना कहीं। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का ऐसा प्रश्न बना देते हैं कि विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास विभव का जो सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो यहां मैंने मान लो K पराविद्युतांक लगा दिया, या इसे माध्यम में लिखूंगा तो हो जाएगा 1/एप्सिलॉन Q बटा। यहां अगर इस K से देखें तो K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। बहुत सरल टेक्निक बता रहा हूं। इस K का मान पराविद्युतांक का मान, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता कि पराविद्युतांक का मान, बच्चों याद रखिएगा पराविद्युतांक का मान K का मान सदैव 1 से अधिक होता है। याद रखना पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। इसका मान 1 से अधिक है, नीचे वाला नंबर हर वाला नंबर 1 से अधिक होता है तो विभव का मान घट जाता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव घट जाता है। कुचालक माध्यम की उपस्थिति विभव पर पूछे तो भी घटेगा, विद्युत क्षेत्र पर पूछे तो भी घटेगा। लिख देना, नंबर 1 पक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमने पढ़ा है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटे r क्यूब, और E2 बराबर, अर्थात E2 किसको दे रहा हूं मैं, निरक्ष को। निरक्ष पर हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r क्यूब। ये कैंसल पिक्चर, ये p से p भी कैंसल, ये देखो बचा क्या 2/1, अर्थात किस अनुपात में होगा भैया, 2:1 में। तो एक द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष के बीच विद्युत क्षेत्रों का अनुपात 2:1। उल्टा करके पूछे निरक्ष और अक्ष तो 1:2 कर देना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा, अक्ष और निरक्ष के बीच में अनुपात पूछ रहा है तो ऐसे 2:1 है। अगर निरक्ष और अक्ष के बीच में पूछता तो 1:2 हो जाता। प्रश्नों ऑब्जेक्टिव भी हल करके देखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो रट्टा मार लिया, रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है कि उसके पीछे का क्या कारण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये शायद कोटर गुहा वाला पहले हो गया। भीतर विद्युत क्षेत्र होता है 0। ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। प्रश्न आ रहा है कि किसी पदार्थ का एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को चाहे मैं P से लिख लूं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आयतन को क्या लिया, एकांक, तो उसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, ध्रुवण। ये परिभाषा ये लास्ट ईयर आया था, अभी जो 2024 की परीक्षा हुई उसमें इस प्रकार का प्रश्न आया था कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है। तो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण कहलाता है। अब जोड़ी बनाते, ये जोड़ी इसलिए है कि इससे आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। मात्रक देखो E बराबर F/Q0 इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम।
ठीक है, तो ये दूसरे वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला, तो इसको किसके साथ मिला देना, इसको पहले नंबर के साथ मिला देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलम। बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया, समझ आया आप लोगों को। अगला है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो बच्चा फ्लक्स का सूत्र क्या है, फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर ES है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी निकाला, न्यूटन प्रति कूलम। एस क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मीटर वर्ग, तो ढूंढो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, ये वाला देखो आप, तो न्यूटन मीटर वर्ग ये वाला होगा प्रति कूलम, है ना, प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम, तो इस वाले दूसरे वाले को मिला दो इससे, यानी कि यहां आ जाएगा भैया 2 नंबर। ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, अब बच्चे यहां बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो भी हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19, पर ये जूल में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो तो हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये वोल्ट, कूलम वोल्ट। अब ये कूलम वोल्ट देखो, आपने V बराबर W/Q याद होना चाहिए, तो W बराबर VQ होता है। V का क्या होता है भैया, वोल्ट होता है, Q का कूलम होता है देखो, और ये W यानी जूल, जूल बराबर वोल्ट कूलम, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, जूल लिखा जा सकता है, इसीलिए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। विद्युत धारिता का मात्रक, धारिता के लिए C बराबर Q/V होता है बेटा। Q के लिए वैसे तो कूलम पर वोल्ट ये हो सकता है, पर ये तो नहीं है, तो डायरेक्ट इसका जो मात्रक है धारिता का वो होता है फेरड। धारिता का एक मात्रक तो हो गया फेरड, और एक मैंने उधर लिख दिया कूलम पर वोल्ट, याद रखना है। इसके अलावा भी, क्योंकि परीक्षा में यही थोड़ी आ रहा है, इसके अलावा भी तो आ सकता है, तो वो क्या आ सकता है उसकी तैयारी भी मैं साथ के साथ करवा रहा हूं आपको। चलो अगला विद्युतशीलता का मात्रक, तो मात्रक तो ये रहा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, पर कैसे निकाला वो भी मैं बता देता हूं। हमारे पास जो कूलम का नियम हम पढ़ते थे उसमें हमने पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R वर्ग, ये पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, एस्पाइलन चाहिए, इस एस्पाइलन को इधर कर दो, और Q1 Q2 बटे, अब F बटे में आ गया, R वर्ग आ गया। अब समझो आवेश का कूलम, कूलम इंटू कूलम यानी कूलम वर्ग हो जाएगा, बल के लिए न्यूटन और मीटर, तो ये आ गया कूलम वर्ग न्यूटन मीटर वर्ग। तो विद्युतशीलता का ये मात्रक हो गया। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर जो बल लगता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक आया था टाउ बराबर P sin थीटा, तो ये हो गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें पता C बराबर A∠0/d, यानी 7वां नंबर ये हो गया। ठीक है, पहला नंबर हमने इसको दिया, दूसरा नंबर ये हो गया कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर विद्युतशीलता का मात्रक है, यानी 5वां ये हो गया। फेरड विद्युत धारिता का मात्रक 4था ये हो गया। और कहाँ गया भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3रे नंबर पर था। और जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण ये 6ठे नंबर पर। ये आप लोगों की सही जोड़ी बन चुकी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला प्रश्न, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? सर कितने नंबर में आएगा? तो 2 नंबर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि जो बच्चा, बार बार मैं इसको बोल रहा हूं, 2-3 बार तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं ऑब्जेक्टिव के टाइम पे। तो जो आवेश होता है ना बेटा अपना न्यूनतम आवेश, अब जो आवेश होता है प्रकृति में एक निश्चित न्यूनतम आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19। इस निश्चित न्यूनतम आवेश का, इसको बोलते हैं बेटा पूर्णांक। एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। अगर आप बहुत डिटेल से देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर के तो मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, 11 वीडियो बने हुए हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अध्याय 1 की एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो उसमें वीडियो है, उसमें आप देख लेना कि भाई क्या है। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम आवेश जो है आपका, या निश्चित न्यूनतम मान का पूर्णांक गुणज होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान का बच्चा
पूर्णांक गुणज होता है, प्लस माइनस एनी, एन को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो प्रकृति में आवेश क्या होता है बेटा, एक निश्चित न्यूनतम मान ई का पूर्णांक गुणा होता है। और इस निश्चित न्यूनतम मान ई का मान भी मैंने आपको बता दिया ना, क्या बताया बोलो, 1.6 गुणित 10 की घात -19 गुलाम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे बोले भाई, मैं थोड़ी सुन रहा हूं यहाँ पर, अपने मन में बोलो, सामने अपन जहां बैठे हैं पढ़ रहे हैं वहां बोलो उसको, ताकि वो आपके दिमाग में जाए। क्या जाएगा भाई, ई बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19। चलो भैया, तो क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण रट जाना चाहिए। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान ई का पूर्णांक गुणज होता है। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति या फिर आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का परिणाम क्यू हो तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही लिखा जा सकता है। एन का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। चलो बढ़े आगे। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। बढ़िया है, मान लो हमारे पास ये धनावेश है भैया, अब इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उसका प्रभाव अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस कर सकते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहां एक आवेश हम लेकर आते हैं जिसे अपन टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं इस क्षेत्र में, तो उस पर क्या लगाएगा, ये बल लगाएगा। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है यानी परीक्षण आवेश होता है, इसको आपको धनात्मक लेना है और छोटा लेना है। इसके बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है पहले, फिर भी डबल बता रहा हूं, इसको धनात्मक लेना है और छोटा लेना है। तो ये धन और धन में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। अगर मैंने यहाँ ऋण आवेश लिया होता, प्लस की जगह क्या लिया होता, ऋण आवेश लिया होता, आकर्षण होता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कौन डिसाइड कर रहा है, बल डिसाइड कर रहा है। यानी कि इसके ऊपर जितना बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, परीक्षण आवेश के कारण लग रहा है ना। तो जो सूत्र होगा वो हो गया हमारा E बराबर F बटा Q नॉट। मैंने परिभाषा भी यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश पर देखो, यहां पर जो बल लग रहा है ना, ये मेन आवेश की वजह से ये बल, चाहे आकर्षण प्रकृति का चाहे प्रतिकर्षण प्रकृति का बल, उस बल को किससे भाग दे दिया, उसी परीक्षण आवेश से आपने भाग दे दिया, तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है भैया। क्यों है सदिश राशि, इसलिए है कि इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। इस धनावेश पे जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा जो होती है वो इसकी दिशा होती है। बेटा परिभाषा सर हमारी कॉपी में तो दूसरी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, अधिकांश टीचर क्या लिखाते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सरल है ना यार, इसको एक मान के चल लो। जब एक मानते हैं तो परिभाषा ये बन जाएगी भैया, ये लिख लो कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कई बार क्या होता है कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है, तो मात्रक और विमीय सूत्र मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा बता देता हूं। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। विमीय सूत्र निकालना है तो बल का विमीय सूत्र mLT-2 होता है बेटा, आवेश का AT होता है। तो M1 L1 T इनवर्स 3 A इनवर्स। बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य इसमें आपको रिवीजन कराना है, परीक्षा के दिनों में आपकी हेल्प करना है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्या हो गया, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या फिर परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और विद्युत जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सरल। आगे अगला प्रश्न क्या था, विद्युत बल रेखा है किसे कहते हैं और इनके गुण लिखिए। बहुत सरल है ये भी। जैसे आवेश था अभी आपका, है ना, मान लो ये धन आवेश है भैया। अब इस धन आवेश के इस बिंदु पर आप पर हम बल अनुभव करना चाहते हैं परीक्षण आवेश, तो ये कहेगा मैं तो उसे दूर धक्का लगा रहा हूं, इधर जा। यहां लेकर आऊंगा तो ये इसको और दूर धक्का लगाएगा, इधर भी दूर धक्का लगाएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश इसके जिस बिंदु पर लाएंगे उस हिसाब से होगा। तो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखा है, बाहर निकल गई। अब ऋण आवेश के लिए बात करेंगे ऐसे, तो ये अंदर आ जाएगी क्योंकि ये बुलाएगा उसको, परीक्षण आवेश को अपने पास बुलाएगा। तो इस प्रकार से अगर मेरे पास एक धन हो और एक ऋण आवेश हो, तो विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ हुई, इस प्रकार से ऋणावेश की तरफ चलेगी, क्योंकि यहां से निकल रही थी पर उधर ऋण वाले ने कहा कि मेरी तरफ आ जा भाई।
तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यहां अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो भैया क्या हो गया, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक चिकना वक्र है। काल्पनिक है भैया, विद्युत क्षेत्र में जाके कोई लाइनें खींच सकता है क्या? कल्पना में ही खींची, फैराडे साहब ने ये कल्पना करी, विद्युत जो बल रेखा है ना इनकी कल्पना की गई है, तो काल्पनिक वक्र होता है, चिकना वक्र होता है। और जो हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो क्या बता रही, दिशा बता रही। हम धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं तो ये विद्युत शक्ति दिशा इधर हो गई कि नहीं हो गई भाई? धन से दूर जा रहे हैं तो इसलिए उधर दूर बना दी, ऋण आवेश के लिए बनाई तो ऋण से भाई अंदर की तरफ आएंगे ना, ऋण आवेश खींचता है। तो स्पर्श रेखा क्या बताती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक चिकना वक्र होता है, और इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब इसके गुण पर चर्चा करें तो गुण नंबर 1 तो ये मैंने बता ही दिया, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती भैया, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो इसलिए नहीं काटती है कि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे होगी मेरे बच्चों? तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? तो क्योंकि यदि वो काट देती हैं तो उसके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। तो एक प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको यहां बता दिया। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती है। मान लो ये पृष्ठ है, इस पे मान लो किसी धनावेश है, तो धनावेश है तो विद्युत बल रेखा ऐसे बाहर निकल जाएगी, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ऋणावेश है तो अंदर की ओर आ रही होती है। तो प्रत्येक परिस्थिति में वो पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। मैंने यहाँ कुछ ही पॉइंट डाले हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म बहुत ज्यादा है, तो विद्युत बल रेखाओं वाला लेक्चर भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखो, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। गाउस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा में टीचर बोलते ही बोलते 4 नंबर में आएगी, तो आ सकती भैया 4 अंकों में, 4 अंकों के लिहाज से बढ़िया है। तो गाउस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हमारे पास कोई पृष्ठ है, मान लिया जाए कि एक गोला है, इस गोले के भीतर धन क्यू आवेश है, गोले के भीतर कहीं भी हो सकता है, टोटल आवेश होना चाहिए, ठीक। अब गाउस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी इस पृष्ठ से, ये जो बंद पृष्ठ मैंने यहां कल्पना करी है, इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का 1/ε0 गुना जो फ्लक्स है, तो पृष्ठ के भीतर मान लो क्यू आवेश है, उस क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो डायग्राम में दोबारा से बना देता हूं, इसको हटा देता हूं मैं। डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट में, यहां पर एक प्रकार का ये ऐसा वृत्त ले रहा हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चल, ये हमने ले लिया, ये एक गोला है बेटा, इस गोले पर हमने यहां केंद्र पर मान लो धन क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर हमें इस गोले पर क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। गोला ऐसा होता है, इस गोले पर निकालना है। अब गोले के चारों ओर इधर भी आर त्रिज्या, इधर भी आर त्रिज्या, तो सब जगह एक साथ निकालना संभव नहीं है। तो हमने क्या करा कि एक छोटा सा क्षेत्र यहां पर ds ले लिया, एक छोटा सा क्षेत्र ds लिया। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर होती है, ठीक। अब ये जो ds वाला क्षेत्र है, यानी क्षेत्र सदिश, बच्चा ध्यान रखना, क्षेत्र सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, इसीलिए मैं यहां बना रहा हूं क्षेत्र सदिश की दिशा बाहर की ओर ds, ठीक। हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए मैं पहले ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गई ना, तो पहले विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिख लेता हूं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको एक बिंदु आवेश के कारण, यानी इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहां एक बिंदु P ले लेते हैं, इस बिंदु P पर हम निकाल लेते हैं भैया। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ रही है बेटा, वो आ रही है E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग। इसमें दिशा भी लिखनी पड़ेगी, किधर आएगी, ओपी दिशा में। ठीक है भैया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है हमारे पास। तो अब ये छोटा पृष्ठ डीएस है, पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डी फाई बराबर बच्चा क्या आ जाएगा, ई डी एस, इस प्रकार से इसको, या फिर मैं ऐसा लिखूं ई डी एस कोस थीटा। अब देखो डीएस और ई दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, डीएस और ई दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, तो क्या हो गया बेटा, कोस 0, कोस 0 का मान 1, तो ये हो गया ईडीएस। बेटा इस ई की वैल्यू, यानी ये जो समीकरण 1 दे दो इसको, हमारे पास है ना विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को इस समीकरण में रख दो, तो रखते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा भाई, फ्लक्स डी फाई बराबर ई की वैल्यू रख दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग डीएस। अब बेटा ये जो हमने निकाला ना फ्लक्स, ये तो इस छोटे पृष्ठ की वजह से है, ये जो डीएस वाला है, मुझे तो इस पूरे पृष्ठ की वजह से चाहिए, पूरे गोले के कारण चाहिए। जरूरी नहीं कि गोला हो, किसी भी आकार आकृति के लिए लागू होता है गाउस का नियम, पर मैंने गोला लिया है तो मुझे तो इस पूरे गोले के लिए चाहिए। तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो प्यारे बच्चों फाई बराबर, अगर इन सबको हम क्या कर दें, जोड़ दें, यानी सिग्मा, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग डीएस। प्यारे विद्यार्थियों ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट, तो इनमें तो कुछ बदलाव होगा नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश भी फिक्स है भीतर का, त्रिज्या फिक्स है उसकी गोले की, डीएस क्या बदल सकता है भैया, इस पृष्ठ पर डीएस 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 बदल सकता है, पूरा डीएस यानी कि एस पूरा ही कवर कर लिया गोले को आपने, तो इसका पूरा क्या आ गया बेटा, गोले का क्षेत्रफल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग एस, एस अर्थात गोले का क्षेत्रफल। बोलो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र, बोलो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र, सोचो 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 सोचो, क्या आया दिमाग में, आ गया होगा भैया, 4 पाई आर वर्ग, कितना सरल, 4 पाई से 4 पाई को काट दो, आर वर्ग से आर वर्ग को, सॉरी आर वर्ग से आर वर्ग को काट दो, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बच गया। सिद्ध हो गई प्रमेय, किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। भाई पृष्ठ के भीतर देखो क्या हो गया, गाउस की नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है। याद रखिएगा गाउस का नियम किसी भी आकार आकृति के पृष्ठ के लिए लागू होता है, और यह नियम केवल भीतर उपस्थित आवेशों के लिए ही लागू होता है। अगला प्रश्न, विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र। यह भी बहुत आसान था कि भाई हम लोग किसी एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को, हमारे पास यहाँ धन के आवेश हैं और एक परीक्षण आवेश ले लिया, परीक्षण आवेश को अनंत से, ये आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है बच्चों, उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इस विद्युत विभव का जो मात्रक होता है बेटा, ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अगर आपको इसका व्युत्पन्न मात्रक निकालना है, इसका व्युत्पन्न मात्रक निकालना है तो कार्य का जूल होता है, आवेश का गुलाम होता है। अब हम बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो कार्य का विमीय सूत्र हो गया ml वर्ग t-2 आवेश का at, तो ml वर्ग t-3 ऊपर चला गया, ये आ जाएगा बेटा आपका a इनवर्स, ये इसका विमीय सूत्र। ये कौन सी राशि है ये भी पूछ ले तो विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि कार्य अदिश होता है। प्रश्न है धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, कहां पढ़ा था, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक।
वहां से हमें पता चला V समानुपाती Q होता है, अर्थात यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ते जाता है विभव का मान भी बढ़ते जाता है। तो बच्चा इस समानुपाती के चिन्ह को हटा लिया जाए तो यहाँ C एक नियतांक आ जाएगा और C बराबर Q बटा V। अब अगर मैं इस V को, मैंने जो विभव बढ़ रहा है उसको मैं मान लूं कि यहाँ पर एकांक वृद्धि हो उसमें, यानी किसी चालक को Q आवेश दिया, किसी चालक को Q आवेश दिया और Q आवेश देने से उस चालक के विभव में जो एकांक वृद्धि होती है उस एकांक वृद्धि को बच्चा कहते हैं धारिता। तो संख्यात्मक रूप में किसी चालक की धारिता उस चालक को आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। तो बच्चा किसी चालक की धारिता, चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। प्यारे विद्यार्थियों, जो धारिता है इसका मात्रक होता है बेटा फेरड। धारिता का मात्रक फेरड। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। इसका सीजीएस मात्रक बच्चा स्थित फेरड। अब विमीय सूत्र निकालना है तो निकाल सकते भैया। सी बराबर आवेश का विमीय सूत्र होता है बेटा 80, विभव का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। इसको ऊपर भेजेंगे, एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2, ये ऊपर जाके टी रेज टू 4 ए इनवर्स हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ये होगी बेटा चालक की धारिता। तो चालक की जो धारिता है उसका विमीय सूत्र हो गया एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 टी रेज टू 4 ए स्क्वायर। यानी अगर किसी चालक को हम आवेश देंगे और उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसे उस चालक की क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न एक और आईएमपी प्रश्न के संधारित्र किसे कहते हैं इसका सिद्धांत समझाइए। हमें हमारे घर में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर हमने एक टैंकर बना रखा है, उस टैंकर में हम पानी को स्टोर करते हैं। टैंकर बना रखा है, उस टैंकर को हम टैंकर पानी स्टोर करते हैं, जब हमें जरूरत होती है हम उसका उपयोग कर लेते हैं। यानी कि यहां जिस प्रकार से पानी हमें जरूरत होती है हम उपयोग कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो संधारित्र है वह विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। संधारित्र एक विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। हम ये कहना है कि किसी चालक के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना अगर आप उसकी धारिता बढ़ा दें तो उसे संधारित्र कहते हैं। भैया हमारे पास पानी की ये टंकी थी, मैंने टंकी का उदाहरण दिया। अब हमारे जो पानी की टंकी है, अब आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता है तो आप क्या करते हैं? नई टंकी बनवाते हैं क्या? नहीं करते ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही मान लो नल आए, नल आते तो आपका पानी टंकी में भराना शुरू हो जाता है। उस समय आप क्या करते हो, आपके पास एक और टंकी है ऊपर जो आप छत पर रखी हुई है, तो इससे पानी आप उसमें चढ़ाते जाते हो, उसमें पानी आते जाते। तो संधारित्र भी यही काम करता है। इसके पास जो आवेश आता है उस आवेश को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है और आवेश लेते जाता है। तो एक प्रकार से ये कहूं कि ये संधारित्र क्या कर रहा है? पानी की टंकी है। ये कैसा ऐसा कह सकता हूं कि संधारित्र एक प्रकार पानी की टंकी है, ऐसा लिखना नहीं है परीक्षा में। परीक्षा में क्या लिखना है? संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। या फिर इसे लिखूं कि किसी चालक के आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उस चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। या वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का एक उपकरण है। वास्तव में संधारित्र क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा संचित करने का उपकरण है। क्या नहीं करना है? आकार आकृति में परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप बोलोगे भाई मैं तो यहाँ कुआं खुदवा दूं और बढ़ जाएगी कैपेसिटी। ऐसे नहीं करना भैया। बड़ा चालक लेकर आएंगे भैया हमें कैपेसिटी बढ़ाना, आकार आकृति में बदलाव नहीं करना है, तो बड़े चालक की आवश्यकता नहीं है। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। ठीक, इसका सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। तो बच्चा हमने अभी पढ़ा था C बराबर Q बटा V। सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार यदि किसी चालक का V कम हो जाए, यानी विभव कम हो जाए, तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। किसी चालक का विभव कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता
बढ़ जाती है। यदि किसी चालक का विभव कम हो जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। मान के चलो कि मेरे पास दो चालक हैं, चालक ए आवेशित है और इसके नजदीक चालक बी को लेकर आए जो कि अनावेशित है। जब आप चालक ए के नजदीक यानी जो आवेशित चालक ए है उसके पास में अनावेशित चालक को लेकर आते हैं तो इनके जीवन में एक घटना घटती है। वो घटना होती है प्रेरण की। प्रेरण के कारण चालक बी जो कि चालक ए के नियर है, समीप है, उस पर तो ऋण आवेश और जो दूर वाला सिरा है उस पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब जो ऋण आवेश है धनावेश के नजदीक है और ये इस आवेश को कम करने का प्रयास करता है और आवेश कम होने से विभव कम हो जाता है और विभव कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि ये ऋण आवेश चालक के विभव को घटा रहा है जिससे धारिता बढ़ रही। पर ये जो धनावेश है ये चालक के आवेश को बढ़ा देता है। आवेश को बढ़ाने से विभव बढ़ जाता है, विभव बढ़ जाता है, ये चीज बढ़ती है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घट जाएगी भैया। तो विभव बढ़ाने से धारिता घट जाती है। तो बच्चा जो चालक ए है इस पर मान लो ये धनावेश है, अब ये ऋणावेश है। हमें तकलीफ कौन दे रहा है? ये धनावेश हमें तकलीफ दे रहा है क्योंकि हमें धारिता बढ़ानी है और ये धनावेश क्या कर रहा है? आवेश बढ़ाता है फिर धारिता घटाने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चा इस चालक बी को अर्थेट कर दिया, अर्थिंग दे दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया तो पृथ्वी से कौन आए? इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ जो धनावेश था इस चालक बी पर ये वाला ये कहाँ चला गया? शिफ्ट हो गया अर्थ में, ठीक है, न्यूट्रल हो गया अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए इस कारण से। तो इस पर क्या रह गया? चालक बी पर केवल ऋण आवेश रह गया। चालक बी पर जो ऋण आवेश है वो चालक ए के आवेश को कम कर देता है। आवेश कम होने से विभव कम हो जाता है, विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है। क्या लिख के आएंगे सिद्धांत में? प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे सूत्र C बराबर Q बटा V के अनुसार किसी चालक का यदि विभव कम कर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। व्याख्या करने के लिए दे दे कि भाई उसका विस्तार से समझाइए, तो फिर क्या समझाइएगा कि हमारे पास एक आवेशित चालक ए है, उसके समीप एक अनावेशित चालक को लेकर आते हैं। प्रेरण के कारण अनावेशित चालक जो कि अनावेशित चालक का वह सिरा जो आवेशित चालक के नजदीक है उस पर ऋण आवेश तथा जो दूर है उस पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब धनावेशित जो आपका चालक भी है उसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। इस कारण से चालक बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है। ऋण आवेश चालक ए के विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है जिससे धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम है क्या। श्रेणी क्रम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो बेटा जो श्रेणी क्रम है, हमारे दिवाली पर हम लगाते हैं ना सीरीज, बल्ब जोड़ते हैं एक बल्ब से दूसरा बल्ब, फेस्टिवल्स में, शादी में, सब में सीरीज का उपयोग किया जाता है। तो वैसे ही सीरीज है, एक के बाद एक को जोड़ देना, श्रेणी बनाना। जैसे स्कूल में हम पंक्ति बनाते हैं उसे ही श्रेणी कहते हैं। तो उससे पंक्ति बनाने का नियम क्या है कि भाई पहला संधारित्र, ये पहला संधारित्र, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये वाली दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की ये पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट, इस प्रकार से आप आगे तक जोड़ सकते हैं। 3 संधारित्रों के लिए ही पढ़ना है। तो C1 C2 C3 3 संधारित्र है। अब यहां से बच्चा मैंने दिया आवेश Q, यहां इस पर आएगा धनावेश, प्रेरण के कारण ऋणावेश, इसके इस तल पर धनावेश जो कि शिफ्ट होकर इधर आएगा, इधर धनावेश, यहाँ प्रेरण के कारण ऋणावेश, यहाँ धनावेश शिफ्ट होकर इधर आएगा तो इस पर धनावेश, प्रेरण के कारण यहाँ ऋणावेश, यहाँ धनावेश आ रहा है, इसको अर्थिंग कर देंगे तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 3 संधारित्र C1 C2 C3, हमने यहाँ से क्या दिया बेटा? Q आवेश दिया, ठीक, ये Q आवेश। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा, ध्यान रखना। आवेश की मात्रा सभी संधारित्र पर समान होती है श्रेणी क्रम में, एक बात याद रखना। अब सभी संधारित्र की चूंकि धारिता अलग अलग है इसीलिए विभवांतर जो V है इनमें बटेगा वो अलग अलग होगा। विभवांतर V इनमें अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफली यहाँ संधारित्र बना के बता रहा हूँ कि जैसे ये 3 संधारित्र आपने जोड़े थे, अगर आप यहाँ पर एक
V वोल्ट की बैटरी लगा दें, क्योंकि अभी तक बैटरी आई नहीं है तो इसीलिए बैटरी की बात नहीं करेंगे। तो V वोल्ट की जब आपने यहाँ बैटरी लगा दी तो ये विभवांतर यहाँ सभी में अलग अलग बटेगा। कैसे बटेगा बेटा? C बराबर क्या होता है? Q बटा V होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C, अर्थात हर एक में धारिता के अनुसार विभवांतर बढ़ जाता है, ध्यान रखना। तो ये विभवांतर भी 3 भागों में बटा, अर्थात जो विभव V है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमारे पास प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना, हमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग निकालेंगे। पहले के लिए निकालेंगे तो V बराबर क्या लिखना है? Q बटा C, तो V1 बराबर हो गया बेटा Q बटा C1। दूसरे वाले पे निकालूंगा तो V2 बराबर Q बटा C2। तीसरे वाले पे निकालूंगा तो V3 बराबर Q बटा C3। अब ये V1 V2 V3 के मान इस समीकरण 1 में रख देते बेटा, बहुत सरल है। V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 में, तो बेटा हो गया V बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। अब Q सभी स्टेप में आ रहा है, देखो, तो हमें यहाँ से Q कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? तो V बराबर Q कॉमन, अंदर बचा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यदि तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा भैया? V बराबर Q बटा C, इसको दे देना समीकरण नंबर 2, इसको दे देना समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से तो इस V की जगह रखेंगे Q बटा C, Q इंटू 1 बटा C1 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। इस Q से ये Q कट जाएगा, तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये हो बेटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। मतलब कि प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता का व्युत्क्रम का योग है तुल्य संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आप n संधारित्र के लिए भी निकाल सकते हैं, तो 1 बटा C1 1 बटा C2 और डैश डैश जाएगा 1 बटा Cn। बहुत सरल है। ये हो गया बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक जो आया C 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अब समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास समांतर क्रम किसको कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, मान लो C1 C2, 3 से ज्यादा भी हो सकते पर हम 3 ही लेकर चल रहे हैं, और C, ये 3 संधारित्र। अब अगर इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को हम एक बिंदु से जोड़ दें और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ दें, तो बेटा इसको कहते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र, या सॉरी समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर संयोजन है ना, संधारित्रों का समांतर संयोजन यानी समांतर क्रम। यानी कि संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र हमने यहां बनाया, इस प्रकार से, और सभी की पहली प्लेट को जोड़ा, इनके बीच में अगर मैं यहां बैटरी लगा दूं V विभवांतर की, तो वो V विभव जो है इस संधारित्र के लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, क्योंकि विभव के बारे में हमने पढ़ा है कि विभव एक उच्च से निम्न की तरफ तब तक जाता है जब तक कि वो एक समान नहीं हो जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा Q आवेश है, अब ये Q आवेश यहाँ पर 3 भागों में बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3। ये समान हो सकता है क्या तीनों पर? हाँ, हो तो सकता है, पर तीनों संधारित्रों की धारिता जब तक समान नहीं होगी तब तक समान नहीं होगा। तो धारिता सभी की अलग अलग लिए, इसीलिए आवेश भी सभी पर अलग अलग जाएगा। यहाँ पर हो गया सभी का विभव V। तो बेटा जो आवेश है वो 3 भागों में बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नंबर 1, अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश
प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो Q1 बराबर विभव तो एक जैसा रहेगा V, तो पहला संधारित्र C1 है तो क्या हो जाएगा बेटा Q1 बराबर C1V, फिर Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। अब ये Q1 Q2 क्योंकि C बराबर Q बटा V पढ़ा के नहीं पढ़ा, इससे लिखा मैंने, इसका गुणा इधर कर दिया, Q बराबर CV। ठीक है, तो ये जो Q1 Q2 Q3 इसका मान कहाँ रख देंगे बेटा समीकरण 1 में। तो Q1 Q2 व Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या आई थी, तो ये देखो समीकरण 1 ये रही, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो क्या हो गया Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। बेटा यहाँ से V कॉमन निकाल लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि तुल्य धारिता यानी कि जो परिणामी धारिता तुल्य धारिता C हो तो इस सब की जगह क्या आ जाएगा C आ जाएगा, Q बराबर CV। बेटा इसको दे देना समीकरण नंबर 2, इसको दे देना 3, और ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। तो बेटा CV बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस V से V कट जाएगा तो C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि जो समांतर क्रम में जो संधारित्र की धारिता है प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं का योग होगा, इन सब धारिताओं का योग कर देगा। अगर n संधारित्र है तो जितने संधारित्र है यानी मान लो n संधारित्र है तो उन n संधारित्रों की धारिताओं का योग पर होता है तुल्य धारिता C बराबर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा श्रेणी क्रम समांतर क्रम। बच्चों इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा IMP क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। पूरा चैप्टर 2 यूनिटें 1 घंटे के वीडियो में मैं कवर कर दूं तो ये संभव नहीं है, पर मैंने कोशिश करी कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक आ सके, इसलिए आप केवल इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका कुछ काम तो बन ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि नहीं मामा से काना मामा, ये मामा ही नहीं है तो जैसा है वैसा ही चलेगा। तो बेटा हमारे पास जो चैप्टर है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और जब आपको वक्त मिले तो प्लेलिस्ट में चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियो हैं, चैप्टर सेकंड के मैं बना रहा हूं और बहुत जल्द सारे बना दूंगा, धीरे 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 पूरी किताब की बना दूंगा फिजिक्स के। तो आप लोगों को सबको देखना है, ध्यान से समझना है। और बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।